नमस्कार। रात के 9 बज रहे हैं और देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। 2 दिन पहले तक शोर संसद में था, आज उत्तर प्रदेश की गलियों तक पहुंच गया। मिशन 2017 फतेह करने को बेताब नेताओं की जुबान तल्ख और आक्रामक हो उठी है। कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी और जौनपुर में राहुल गांधी का भाषण इसी की बानगी है। एक नोटबंदी को भ्रष्टाचार पर हमला बता रहे हैं तो दूसरे गरीबों पर हथौड़ा। लेकिन जिस आम आदमी के नाम पर ये बयानबाजियां हो रही हैं, वो नोटबंदी के 41वें दिन भी कतार में खड़ा है। गरीबों की हमदर्द कहलाने वाली हुकूमत ने मजदूर संगठनों की आपत्ति को दरकिनार करते हुए ईपीएफ खातों पर ब्याज दर घटा दी है, तो सीनियरिटी को दरकिनार कर नए सेना अध्यक्ष की नियुक्ति भी सवालों के घेरे में आ गई है। लेकिन चेन्नई टेस्ट में अपनी पहली सेंचुरी को ट्रिपल सेंचुरी में तब्दील कर क्रिकेट के नए सितारे युवा बल्लेबाज करुण नायर ने इतिहास रच दिया है। तो जाने माने गांधीवादी पत्रकार और जल संरक्षण के लिए जीवन होम करने वाले अनुपम मिश्र ने 68 साल की उम्र में जिंदगी को अलविदा कह दिया है। हमारे समय का अनुपम आदमी हमारे बीच से चला गया है। अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों के लिए आपको लेकर चलेंगे बीबीसी के लंदन स्टूडियो, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की देश की बड़ी खबरों से। तो आज का दिन रैलियों के नाम रहा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में परिवर्तन रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधियों पर जमकर बरसे। पीएम ने कहा, सरकार का एजेंडा काला धन और भ्रष्टाचार खत्म करने का है और विपक्ष का एजेंडा संसद बंद करने का, क्योंकि राष्ट्रपति के कहने के बावजूद विपक्ष ने बेईमानों को बचाने के लिए संसद नहीं चलने दी। वहीं राजनीतिक दलों के चंदे पर पीएम ने कहा, कांग्रेस के बनाए कानून में फुल स्टॉप कॉमा भी नहीं बदला गया है। जौनपुर में राहुल गांधी की जन आक्रोश रैली में मोदी विरोधी नारे लगाए गए। यहां रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा, हिंदुस्तान के 99% गरीबों का बिना पूछे खून निकाल लिया है प्रधानमंत्री ने। मोदी ने अमीरों का कर्जा माफ किया और अब उन्हें गरीबों को कर्ज माफ करना चाहिए, ये मांग भी रखी राहुल गांधी ने। हैदराबाद के दिलसुख नगर ब्लास्ट मामले में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने यासीन भटकल समेत 5 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। ये सभी आतंकी इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य हैं। 21 फरवरी 2013 में हैदराबाद के दिलसुख नगर में 2 धमाके हुए थे, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 125 लोग घायल हुए थे। पठानकोट एयरबेस हमले मामले में भी एनआईए की तरफ से चार्जशीट दायर की गई है। इसमें जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन के सरगना मसूद अजहर और उसके भाई समेत 3 आतंकियों को आरोपी बनाया गया है। बता दें आपको कि 2 जनवरी की रात पाकिस्तान से आए आतंकियों ने पंजाब में एयरफोर्स के बेस पर हमला किया था, जिसमें 7 जवान शहीद हो गए थे। बंद हुए पुराने नोट में 5,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट 30 दिसंबर तक अब एक खाते में सिर्फ एक बार ही जमा करा सकते हैं। जी हां, जिसके खाते में पैसा जमा हो रहा है उसे बैंक के 2 अधिकारियों के सामने ये भी बताना होगा कि ये रकम अब तक जमा क्यों नहीं कराएगी। बैंक अगर जवाब से संतुष्ट होगा तभी वो रकम जमा किए जा सकेंगे। सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत की नियुक्ति के मामले में कांग्रेस पार्टी 2 तरफ नजर होती आ रही है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि रावत की नियुक्ति का विरोध राजनीतिक रूप से नुकसानदायक साबित होगा। इससे पहले कांग्रेस ने नियुक्ति पर सवाल उठाए थे और कहा था कि सरकार ने 2 वरिष्ठ अधिकारियों लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली की वरिष्ठता को दरकिनार कर रावत को प्राथमिकता दी है, जो सही नहीं है। लेकिन अब कांग्रेस 2 फाड़ हो गई है। और उत्तराखंड में आज दिलचस्प नजारा दिन भर अगर कहें खबर देखने को मिली। मुस्लिम एम्प्लॉइज को शुक्रवार की नमाज के लिए 1.5 घंटे का ब्रेक देने की बीजेपी समेत कई दलों ने विरोध किया। बीजेपी ने कहा, अगर धार्मिक आधार पर इसी तरह छुट्टी दी जा रही है तो हिंदुओं को भी रविवार को सूर्य पूजा, सोमवार, शिव और मंगलवार को हनुमान पूजा के लिए 2 घंटे की छुट्टी मिलनी चाहिए। आखिरकार सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। 2016-17 के लिए पीएफ पर मिलने वाली ब्याज दर में कटौती की गई है।
इसे 8.8% से घटाकर 8.65% कर दिया गया है। ये फैसला ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी कि सीबीटी की बैठक में लिया गया है। इस फैसले का देश भर में ईपीएफओ में रजिस्टर्ड 4 करोड़ एम्प्लॉइज पर असर पड़ेगा। केरल के कोट्टायम में रैगिंग के दौरान फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट त्रिशूर को इतना टॉर्चर किया गया कि उसकी किडनी खराब हो गई, जो हॉस्पिटल में बीते 10 दिन से एडमिट है और उसका 4 बार डायलिसिस किया गया है। पुलिस ने रैगिंग के आरोपी 9 सीनियर्स के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसके बाद 5 आरोपियों ने सरेंडर कर दिया है। बाकी की तलाश की जा रही है। रूस ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है। साथ ही उसने अपने यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन प्रोजेक्ट को सीपीईसी से लिंक करने की मंशा भी जाहिर की है। इससे भारत की चिंता बढ़ गई है। बता दें कि रूस पहले कहता रहा है कि उसकी सीपीईसी में कोई दिलचस्पी नहीं है। और करुण नायर के शानदार 303 रन की नाबाद पारी की बदौलत भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 5वीं टेस्ट मैच के चौथे दिन अपनी पहली इनिंग्स 7 विकेट पर 759 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी। ये भारत की तरफ से लगाई गई तीसरी ट्रिपल सेंचुरी है। वहीं नायर भारत की ओर से ऐसा करने वाले दूसरे बैट्समैन बन गए हैं। इसके साथ ही भारत को 282 रन की लीड भी मिल गई है। और इन तमाम बड़ी खबरों के बाद रुख करते हैं देश की सियासत का। संसद के शीतकालीन सत्र को लील चुकी नोटबंदी की सियासी जंग अब उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में सिर चढ़कर बोल रही है। सरकार इसे भ्रष्टाचार पर वार कह रही है तो विपक्ष गरीबों और मजदूर के पेट पर हमला। किस तरह से आज का दिन राजनीतिक रैलियों में नोटबंदी के नाम रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। नवंबर को एक निर्णय से अच्छों का खेल खत्म हो चुका है। ये लड़ाई देश के ईमानदारों की लड़ाई है, देश के गरीबों की लड़ाई है। कानपुर की रैली में जिसे पीएम मोदी ने क्रांतिकारी कदम कहा, जौनपुर की धरती से राहुल ने उसे गरीबों पर हमला बता डाला। 8 नवंबर का जो निर्णय था वो ना भ्रष्टाचार के खिलाफ था और ना काले धन के खिलाफ था। वो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के खिलाफ था, हिंदुस्तान के 99% लोगों के खिलाफ था, हिंदुस्तान के किसान के खिलाफ था, हिंदुस्तान के मजदूरों के खिलाफ था। पीएम मोदी ने कहा कि नोटबंदी उस भ्रष्टाचार पर प्रहार है जिससे गरीबों का शोषण हुआ, लेकिन राहुल बोले मोदी ने गरीबों का ही खून चूस लिया। ये भ्रष्टाचार, ये काला धन, काला मन, काला कारोबार, यही है जिसने मध्यम वर्ग का शोषण किया है और गरीबों के हक को छीना है। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 99% गरीब ईमानदार लोगों से बिना पूछे खून निकाल दिया। पीएम मोदी ने कहा कि ये हुकूमत गरीबों को हक दिलाने वाली है, लेकिन राहुल ने इल्जाम लगाया कि किसानों की कर्ज माफी पर उन्होंने चुप्पी की चादर ओढ़ ली है। आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है जो गरीबों को हक दिलाना चाहती है, जो मध्यम वर्ग को शोषण से मुक्त कराना चाहती है। मैंने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कहा, आप हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करो। सवाल का जवाब नहीं दिया, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। पीएम कानपुर में थे तो राहुल जौनपुर में, लेकिन दोनों के सिर पर चुनावी रंग पूरी तरह से चढ़ चुका था। चाहे नोटबंदी हो या फिर भ्रष्टाचार, लड़ाई आर पार की हो गई। जिन्होंने गरीबों का लूटा है वे आज परेशानियां झेल रहे हैं, रास्ते खोज रहे हैं। 50 परिवारों के पास
हिंदुस्तान के धन का सबसे बड़ा भाग है। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। गरीबों के घर जाकर के कतार लगा के खड़े हो गए थे कि मेरे पैसे हैं, कुछ तुम रख लो, बैंक में जमा कर दो ताकि मैं बच जाऊं। हिंदुस्तान का सिर्फ 6% काला धन कैश में है। 94% काला धन विदेशी बैंक अकाउंट्स में है, रियल एस्टेट में है, जमीन में है और सोने में है। जब 1000 की नोट थी तो 100 की नोट को कोई पूछता नहीं था। अब 1000 और 500 की चली गई तो 100 वालों की ताकत बढ़ गई। पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने कैश की बात नहीं की थी, विदेशी बैंक अकाउंट की बात की थी। नरेंद्र मोदी जी को मालूम है कि ज्यादा से ज्यादा काला धन 1% लोगों के पास है। दमादम रुपये पकड़े जा रहे हैं कि नहीं पकड़े जा रहे हैं? पहले कभी ये दृश्य देखा था? पहले कभी देखा था? ये लूटने वालों पर हाथ लगाने की किसी की ताकत थी? उन्होंने आपसे वायदा किया कि 15 लाख रुपए मैं हर बैंक अकाउंट में डालूंगा। 15 लाख रुपए किसको मिला? कोई है यहां पे? नहीं। जो सरकार ईमानदारों के कारण हो, जो सरकार ईमानदारी के लिए हो, जो सरकार ईमानदारों के लिए हो, उस सरकार को कम मता किए फंस गए। जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट है स्विट्जरलैंड में, वो सब नाम नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पास है। हमने पार्लियामेंट में अनेक बार बोला, नरेंद्र मोदी जी उन चोरों के नाम आप पार्लियामेंट में रखिए। हम देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। काले धन से देश को मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं काला धन निकालूंगा, मगर उनसे तो नहीं निकाल सकता, क्योंकि उन्होंने तो मुझे बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने 1200 करोड़ रुपए की टॉफी विजय माल्या के मुंह में डाली है। यूपी के चुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका अंदाजा तो पॉलिटिकल पंडितों को भी नहीं है, लेकिन नोटबंदी चुनाव पर हावी रहेगी, इससे किसी को इनकार नहीं। देश की बात के लिए एटीवी नेटवर्क। तो प्रधानमंत्री जी किसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं ये नहीं पता, और राहुल गांधी को ये भी नहीं मालूम कि वो कौन से लोग, हालांकि लिस्ट लंबी है, बता रहे हैं वो कि नाम भी बताएंगे, बड़ा खुलासा भी करेंगे, लेकिन अभी तक सामने नहीं ला पाए हैं, कर नहीं पाए हैं। कह रहे हैं गरीबों का पैसा अमीरों को पहुंचा दिया। कैसे पहुंचा दिया ये समझाने की कोशिश भी कहानियों के जरिए करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उससे ज्यादा तरीके से ये समझाते हैं कि कैसे वो गरीबों की मदद कर रहे हैं। इस तरह के दृश्य इससे पहले कभी नहीं देखने को मिले। बहरहाल राजनीति या विवाद नीति, फर्क समझना मुश्किल है, लेकिन हकीकत यही है कि संसद से लेकर संस्थाओं तक हर कहीं सिर्फ विवाद ही विवाद है। इन हालात में सेना प्रमुख की नियुक्ति भी चर्चा का मुद्दा बन गई। क्यों? इस मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने हैं। देखिए और खुद फैसला लीजिए, क्या है हकीकत। सेना प्रमुखों की नियुक्ति का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। बावजूद इसके परंपरा ये रही है कि वरिष्ठता के आधार पर ही ये नियुक्तियां की जाती है। इस बार केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल रावत को उनसे सीनियर जनरल प्रवीण बख्शी और पीएम हारिस पर तरजीह देते हुए आर्मी चीफ का दायित्व सौंपा है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब सरकार ने वरिष्ठता को नजरअंदाज किया। 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एस बैद को आर्मी चीफ बनाया, जबकि एसके सिन्हा उनसे सीनियर थे।
1988 में राजीव गांधी सरकार ने एयर मार्शल MM सिंह की सीनियरिटी को नजरअंदाज किया और SK मेहरा को एयरफोर्स चीफ बनाया। 2014 में एडमिरल RK धुवन नेवी चीफ बनाए गए, जबकि वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा उनसे सीनियर थे। उस दौरान मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। इस मुद्दे पर कांग्रेस बटी हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ मनीष तिवारी ने सरकार पर संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ और सेना में राजनीति करने का आरोप लगाते हुए पूछा है कि किस आधार पर वरिष्ठता को नजरअंदाज किया गया, तो वहीं सत्यव्रत चतुर्वेदी ने मुद्दे पर सियासत न करने की सलाह दे डाली है। लेफ्ट पार्टियों का कहना है कि नियुक्ति चाहे सेना, न्यायपालिका, CVC या CBI में हो, सब विवादित हो गई है। वहीं सरकार के सूत्रों के मुताबिक बिपिन रावत का चयन मेरिट के आधार पर किया गया है। इस वक्त देश के सामने जो चुनौतियां हैं, उनसे निपटने में लेफ्टिनेंट जनरल रावत सबसे काबिल है। उन्हें एंटी टेरर ऑपरेशन और LOC पर काम करने का 10 साल का अनुभव है। रावत ने पाकिस्तान और चीन की सीमा पर लंबा वक्त गुजारा है, यानी पाकिस्तान और चीन दोनों से मिलने वाली चुनौतियों से वे बखूबी वाकिफ है। लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी पसंद है। म्यांमार में नगा आतंकियों के खिलाफ सफल सर्जिकल स्ट्राइक उन्हीं के नेतृत्व में की गई। POK में सर्जिकल स्ट्राइक में भी उनकी अहम भूमिका थी, यानी कॉम्बैट क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं। यही वजह है कि जानकार मानते हैं कि बतौर सेना प्रमुख वे बेहद सफल साबित होंगे। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी उनकी ट्यूनिंग अच्छी बताई जाती है। दोनों उत्तराखंड से आते हैं, ठीक वैसे ही जैसे नए रॉ चीफ अनिल धस्माना। पिछले कुछ वक्त में सरकार की कई नियुक्तियां विवादों में रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा था, सीनियर अधिकारी RK दत्ता के कार्यकाल में कटौती करते हुए राकेश अस्थाना को CBI का एक्टिंग डायरेक्टर क्यों चुना, जबकि RK दत्ता अस्थाना से सीनियर है। इससे पहले नृपेंद्र मिश्रा को अध्यादेश के जरिए प्रधान सचिव नियुक्त करने को लेकर भी सवाल उठाए गए। वहीं लोकपाल की नियुक्ति में देरी को लेकर भी सर्वोच्च न्यायालय आपत्ति जता चुका है। सेना के प्रमुख और बड़ी संस्थाओं में नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता होना बेहद जरूरी है और इन नियुक्तियों से सियासत का दूर रहना ही देश हित में है। देश की बात के लिए ETV नेटवर्क। बहरहाल हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में क्रिसमस की तैयारियां हो रही हैं, क्या सुर्खियां हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से, वो भी बताएंगे। और उसके बाद चर्चा होगी देश में राजनीतिक दलों को मिलने वाले पैसे की हिसाब लेने की। जिस तरह से पक्ष और विपक्ष के बीच रार छिड़ी है, उसका क्या नतीजा होगा और चुनाव आयोग ने आखिर क्या सुझाव दिए हैं सरकार को और क्या सरकार वो सुझाव मानेगी। लेकिन ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आपका। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। गालिब ने ये पंक्तियां यकीनन सियासत के संदर्भ में नहीं कही थी, लेकिन आज नेताओं का अंदाजे बयां गालिब के शेर की याद दिला जाता है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं विपक्ष बेईमानों को बचा रहा है, तो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री कालाधन रखने वाले उद्योगपतियों की मदद कर रहे हैं। केंद्र सरकार नोटबंदी को सबसे बड़ी विजय बता रही है, तो विपक्ष नोटबंदी को ही भ्रष्टाचार करार दे रही है। शायद इसी का नाम सियासत है। लेकिन इस सियासत के बीच चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को 3 अहम सुझाव दिए हैं। पहला, राजनीतिक दलों पर 2000 रुपए से ज्यादा गुप्त चंदा लेने पर रोक लगे। दूसरा, चुनाव नहीं लड़ने वाले राजनीतिक दलों को आयकर से छूट न दी जाए। और तीसरा, राजनीतिक दल कूपन के जरिए चंदा देने वालों का भी पूरा ब्यौरा रखें। पीएम मोदी का कहना है कि वे चाहते थे
राजनीतिक दलों को चंदा कैसे मिले, उसका हिसाब किताब कैसे हो, इस मुद्दे पर संसद में चर्चा हो। लेकिन विपक्ष इस चर्चा से बचना चाहता था, इसीलिए हंगामा किया। सवाल ये है, क्या पीएम के आरोप सही है और सियासी दलों के चंदा लेने की प्रक्रिया क्या पारदर्शी बनाई जा सकती है? इन सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी से शाहनवाज हुसैन साहब, कांग्रेस के आलोक शर्मा जी और पूर्व सीईसी टीएस कृष्णमूर्ति साहब कुछ ही देर में जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सीधा मामला जुड़ा है राजनीतिक दलों से। शाहनवाज हुसैन साहब, प्रधानमंत्री भी विवश है? नहीं, प्रधानमंत्री विवश नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री इस विषय को लेकर हर बार जनता के बीच में गए हैं। पहला विषय उन्होंने चुनाव सुधार के लिए जनता के बीच में जाने की बात कही और कहा कि इस पर सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरी बात कि जो पार्टियों के अंदर जो पैसा आता है, कानून तो वही बना हुआ है। आज़ादी के बाद जिस पार्टी ने बहुत देर तक हुकूमत किया है, उसने जो कानून बनाया है उसमें हमने अभी तक उसको छुआ नहीं है। तो आपने ऐसे कानून बनाए कि जिसके वजह से लोगों के पास पैसा, सियासी पार्टियों को जो चंदा देते हैं वो कितना चंदा देना चाहिए, कि उसका हिसाब किताब होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर कोई चर्चा आज तक नहीं हुई है। तो चर्चा हम लोगों ने शुरू की है। तो चर्चा तो आप लोगों ने शुरू की, लेकिन आपका आरोप ये है कि प्रधानमंत्री का ये कहना है कि वो चर्चा करना चाहते थे, विपक्ष ने करने नहीं दी। आलोक शर्मा जी, वाकई में विपक्ष अपनी रचनात्मक भूमिका भूल गया है? एक सवाल ये तो लगातार इस पूरे एक महीने में उठा, लेकिन इस मुद्दे पर जिसमें चुनाव आयोग ने जो सुझाव दिए हैं, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, मैं समझता हूं कि डिसरप्शन इज ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अरुण जेटली जी का फेमस कोटेशन है। दो तीन चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई कि हमने चर्चा शुरू की। शाहनवाज भाई बड़े सीनियर लीडर हैं, मंत्री भी रहे हैं, लेकिन क्या इस तरह के चर्चा जो है वो पब्लिक के मंचों से चुनाव सुधार होते हैं? क्या पार्लियामेंट के पिछले एक महीने के एजेंडे में एक दिन भी चुनाव सुधार के ऊपर कहीं एजेंडे में था? कोई भी बिल आप चुनाव सुधार से संबंधित आज तक 2.5 साल में लेकर आए हैं? आप केवल और केवल जनता के बीच में जाकर पार्टी को मिलने वाले सोर्स का पता होना चाहिए। आपको जो चंदा मिलता है राजनीतिक दलों को 75% मालूम नहीं होता है किसने दिया है, अज्ञात सोर्स होते हैं। बता रहा हूं मैं जानना चाहता हूं 13A जो इनकम टैक्स की धारा है, जिसके तहत सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इनकम टैक्स से रिबेट मिलती है, 1962 की है। उसके बाद तो इमरजेंसी में इनकी सपोर्टेड सरकार थी, वीपी सिंह साहब की इनकी सपोर्टेड सरकार थी। 6 साल अटल जी रहे, 2.5 साल से मोदी साहब हैं। किसने रोका था? 350 सांसदों के साथ अगर प्रधानमंत्री महोदय कहें कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो इससे कमजोर सरकार तो कभी रही नहीं होगी। क्यों नहीं आपने धारा 13A को हटा दिया है? लेकिन उसके पीछे तमाम तरह के रीजंस हैं। अभी जो परसों कानून आया है कि पॉलिटिकल पार्टी से नहीं पूछा जाएगा कि कितना पैसा आपने जमा किया है, ये हमारी सरकार का तो निर्णय नहीं है। जहां तक बात है, आप एक तरफ कहते कुछ हैं, दिखावा कुछ होता है, वास्तविकता कुछ होती है। शाहनवाज हुसैन साहब, ये विचार कहां से आया? ये राजनीतिक दलों को छूट क्या सोच के दी गई है? बताइए जरा, जनता को समझ में आए कि जिस सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया, मोदी जी कहते हैं बड़े बड़े भाषणों में, आपकी सरकार के मंत्री कहते हैं, पार्टी कहती है कि ऐतिहासिक फैसला है, इस 70 में लिया जाना चाहिए था, आज लिया गया है। लेकिन ये क्या मजबूरी रही कि आपको राजनीतिक दलों को इससे छूट देनी पड़ी? नहीं, कोई राजनीतिक दल को छूट देने की बात नहीं है। हम इस देश पे सर्वोन्नति चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि देश में जो 2000 से ज़्यादा के चंदे हैं वो बेनामी हों, वो नहीं होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने तो आज खुद कानपुर की रैली में कहा कि एक तरह से ये माहौल बना था कांग्रेस के दौर में, जब कहा जाता था कि खाता न बही, जो केसरी जी कहें वही सही। तो पहले न खाता होता था न बही होता था। तो उसमें सुधार होना चाहिए। जो चर्चा हो रही है देश के अंदर कि राजनीतिक दल, राजनीति में भी शुचिता आनी चाहिए, राजनीति के अंदर भी कहीं से भी काला धन नहीं आना चाहिए। तो उसके 2 सुझाव हैं। जो पहली बात हमने कही थी, एक तो जो चंदा आए वो पूरे देश को मालूम होना चाहिए कि
चंदा किसने दिया और जो 2000 के नीचे का है, जिसका रिकॉर्ड नहीं होता है, जिसके बारे में बताना नहीं होता है, तो उसको भी बताना चाहिए। इस पर सब पार्टी को अपनी राय देनी चाहिए, कांग्रेस को भी राय देनी चाहिए। सिर्फ बयान देने से नहीं होगा, उस पर राय देनी चाहिए कि क्या वो पार्टियां आरटीआई के दायरे में आए या नहीं आए। दूसरी बात, वो जो चंदा मिलता है वो 2000 से ज़्यादा, उसका भी नाम बताना चाहिए, सोर्स बताना चाहिए। तीसरी बात, हम ये चाहते हैं कि चुनाव सुधार हो देश के अंदर, और उस चुनाव सुधार में पंचायत से लेकर सांसद तक का चुनाव एक बार हो, ताकि देश के ऊपर चुनावी खर्चा इतना बड़ा न हो। तो चुनाव सुधार के कई चीज़ें होनी है, जैसे चुनाव आयोग ने कहा कि एक व्यक्ति दो जगह से चुनाव लड़े तो उसकी जिम्मेदारी हो। शहनवाज साहब, चुनाव सुधार में बहुत से चुनाव काम होने, सुधार के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन पहले का जो फैसला जिसकी बात आलोक शर्मा जी कर रहे हैं और पूरा देश देख रहा है कि आपने नोटबंदी के इतने बड़े फैसले के बीच भी राजनीतिक दलों को छूट दी, ये छूट क्यों दिया आपने? नहीं, हमने राजनीतिक दलों को छूट नहीं दी है। जो पुरानी चीजें बनी हैं वही है, कोई राजनीतिक दल को छूट नहीं दी है। यानी पुरानी चीजों को आपने बनाए रखा, राजनीतिक दलों के लिए जो पुरानी चीजें हैं वो बनी रहेगी, बाकी देश में पूरा आप इतिहास बदल रहे हैं, पूरी आर्थिक व्यवस्था को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इल्जाम लगा दिया जाता है कि मोदी जी, अभी राहुल जी कह रहे हैं कि मोदी जी किसी की सुनते नहीं, वो किसी से बात नहीं करते। हम तो राजनीतिक दल से बात कर रहे हैं, हम इस देश में कैशलेस इकोनॉमी के लिए तो आलोक जी, यहाँ तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो जो कुछ चल रहा था उसी को कंटिन्यू किया है, आपकी सरकार ने जो चलाया उसी को कंटिन्यू किया, लेकिन उसके बाद तो यहाँ तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। निंदा कर देते हैं। तो हम तो देश में हमने अगर कहा कि सबका साथ सबका विकास, हम तो देश के हित में काले धन के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें हम सब पार्टी का साथ चाहते हैं जी। प्रधानमंत्री ने एक नहीं अनेक बार कहा, जो आलोक जी ने यहाँ पर कहा कि शहनवाज भाई, उसके बाद तो कई नारे और आ गए हैं, 300 मेंबर की पार्टी है और आप संसद में बोलने नहीं देते। ये बात सही है कि आप 44 लोग हो गए। राष्ट्रपति जी ने क्या कहा? राष्ट्रपति जी ने कहा कि अल्पमत में बैठे हुए लोग सत्ता में चुने हुए लोगों को बोलने नहीं दे रहे जी। तो बोलिए आलोक जी, बोलिए। के बाद भी अगर कोई बोलने नहीं दे रहा तो फिर क्या दिक्कत है इसमें? देखिए, मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति आलोक जी नोटबंदी के फैसले पर आप लोगों ने बोलने नहीं दिया, आपने बोलने नहीं दिया। देखिए मोदी सरकार को कितना आपको सम्मान करना चाहिए कि नोटबंदी का फैसला इतना जबरदस्त हुआ, आप लोगों ने बोलने नहीं दिया। वहां पे सरकार वहां पे क्या करे? और दूसरी तरफ जब बात आती है कि आपकी ही जो कानून बनाए हुए उसी को कंटिन्यू किया हुआ है राजनीतिक दलों के मुद्दे पे, आपको उसमें भी दिक्कत हो रही है। भाई ये विरोधाभास क्यों है, जरा ये बता दीजिए। देखिए मीना जी, मैं समझता हूं कि कानून अगर बना हुआ है तो इनकम टैक्स का एक्ट है। इनकम टैक्स का एक्ट जो है वो विधायी कार्रवाई है, 1962 का कानून है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर वो कानून बना हुआ था और वही कंटिन्यू हो रहा था तो 2 दिन पहले जो ऑर्डर आया है वो उसको लाने की क्या आवश्यकता थी? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ था, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप विरोधी दलों को, जो विपक्ष के छोटे दल हैं, रीजनल पार्टीज, उनको खुश करना चाहते थे। अदरवाइज आपको नया ऑर्डर लाने की क्या आवश्यकता थी? दूसरी चीज मैं जानना चाहता हूं कि मोदी साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये नगर नगर गली गली जो गुलाबी गैंग और हवाला की दुकानें खुल गई हैं वो नजर नहीं आ रही हैं आप लोगों को। 1 करोड़ से ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर लोग बेरोजगार हो गए हैं और आप इसको कह रहे हैं कि ये ऐतिहासिक फैसला है। जितना पैसा आपने सोचा था उससे ज्यादा बैंकों में जमा हो गया। अभी बैंकों की हालत खराब है। अभी नोटबंदी को 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, मेरे पास 2 से 3 मिनट ही है। आलोक जी, राजनीतिक दलों को जो पैसा मिलता है उसमें पारदर्शिता आनी चाहिए, ये तो आप मानेंगे, ये तो आप कहेंगे। सारे नेता मंच से कहते हैं, भाषण में कहते हैं, टीवी स्क्रीन पर भी कहते हैं। मैं जिसका उत्तर दे देता हूं, लेकिन शहनवाज भाई कह रहे हैं कि हमारे 2 सुझाव हैं। आएगी कैसे? राजनीतिक दलों को जो पैसा मिलता है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट उसी तरह होना चाहिए जैसे 2.5 लाख की इनकम वाले का बैंक अकाउंट होता है, उसी तरह से ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। मैं मीना जी इसका उत्तर देता हूं। देखिए, जो भी राजनीतिक दल हैं वो आरटीआई के अंतर्गत भी आते हैं। आप इलेक्शन कमीशन से सारा रिकॉर्ड मंगा लो, सबको मिल जाएगा। लेकिन राजनीति क्योंकि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन करती है, एक एनजीओ का फॉर्मेट है एक राजनीतिक दल, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो सरकारी नौकरी में हैं,
कोई उद्योग में है, वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा के चलना चाहते हैं, इसलिए प्रावधान रखा गया है। लेकिन अगर बीजेपी की सरकार को ऐसा लगता है कि ये आरटीआई के अंदर आना चाहिए, शहनवाज भाई अभी जो है सुझाव दे रहे थे, अरे भाई सुझाव आप किसको दे रहे हैं? आप तो केंद्र में सरकार में बैठे हैं, आप बिल क्यों नहीं लाते हैं कि आरटीआई में होना चाहिए? आप जिस रूप में बिल लेकर आएंगे हम उस पर जरूर सकारात्मक सोच रखेंगे। आप कह रहे हैं कि जो 2000 से ऊपर है, हमारी ऐसी मंशा है कि 2000 से ऊपर का ब्यौरा होना चाहिए। आप दोनों को मैं एक बात रोकना चाहूंगी। मेरे साथ कृष्णमूर्ति साहब जुड़ चुके हैं और इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं आप। आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो सुझाव आया है टीएस कृष्णमूर्ति साहब, इसको सरकार मानेगी अगर सरकार तो कैसे मानेगी, ये बताइए सर। हेलो, सरकार क्या करे सर? टीएस कृष्णमूर्ति साहब 3 सुझाव चुनाव आयोग ने जो दिए हैं, हेलो टीएस कृष्णमूर्ति साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ा फीबल है, बहुत फीबल है आपका वॉइस। ओके सर, मैं ये समझना चाहती हूँ कि चुनाव आयोग ने जो सुझाव दिए हैं, चुनाव आयोग ने जो सुझाव दिए हैं, केंद्र सरकार उनको मानेगी? अगर मानेगी तो कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? देखिए, चुनाव आयोग ने ये सुझाव दिया है कि 2000 के ऊपर सब चेक में होना चाहिए, 2000 के नीचे कैश में हो सकता है। इससे मैं सहमत नहीं हूं। सब डोनेशंस बिलो 2000 और अबव 2000 सब चेक में होना चाहिए, क्योंकि ये 2000 बिलो भी मिसयूज कर सकते हैं। इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि सब पेमेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी ओनली बाय चेक। 2, इसको लागू कर सकते हैं, जरूर लागू कर सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क करना है, मॉनिटरिंग करना है। शाहनवाज हुसैन साहब, क्या आपकी सरकार इस ऐतिहासिक फैसले को भी लेने का साहस रखती है? देखिए, पूरा देश जानता है कि ये सरकार साहस वाली सरकार है। देश के हित में काले धन के खिलाफ साहस से कदम हम उठा रहे हैं और उस पर सीधा सवाल पूछा, उसका जवाब हमारे दीजिए ना खिलाफ सर। में 40 दिन से दूसरी पार्टियां कर रही हैं। 40 दिन से सुन रहे हैं सर। जहां तक सवाल है, खुद आपने प्रधानमंत्री जी का बयान दिखाया, इस पर चर्चा होनी चाहिए, संसद में चलने दें तभी तो चर्चा हो। पूरा का पूरा कृष्णमूर्ति साहब ने जो सुझाव दिया है, चुनाव आयोग ने जो सुझाव दिया है, क्या केंद्र सरकार ऐसा करेगी? हम नहीं, एकदम इन सारे सुझाव का स्वागत है और जब भी मौका लगेगा, जब भी चर्चा होगी, जरूर इस पर कानून बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हम देश में एक एक पाई चाहते हैं जी कि पॉलिटिकल पार्टी भी पूरी तरह डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़े। 1 रुपया कहां से आया और 1 रुपया किसने दिया, ये देश के लोगों को मालूम होना चाहिए। शाहनवाज हुसैन, टीएस कृष्णमूर्ति साहब, मौका जब भी मिलेगा तब सरकार इसे अमल में लाएगी, बीजेपी का कहना है। मैं ये सुझाव देना चाहता हूं, तुरंत बिल ले आना, इसको पार्लियामेंट में चर्चा करके तुरंत इलेक्ट करना। स्पेशल सेशन भी कर सकते हैं बिफोर यूपी इलेक्शंस। यू कैन हैव अ स्पेशल सेशन एंड पास दिस बिल। अगर सब पार्टी को सहमत है तो जरूर कर सकते हैं। 2-3 दिन का समय में कर सकते हैं ये। जी, क्या ऐसा होना चाहिए आलोक शर्मा जी? देखिए, मैं समझता हूँ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसके लिए सहमति बनना भी आवश्यक है, चर्चा होना भी आवश्यक है। लेकिन चर्चा और सहमति तब होगी जब जो केंद्र में सरकार बैठी है उसकी मंशा साफ होगी। केंद्र में बैठी सरकार केवल भाषण तो देती है, लेकिन इस तरह के किसी भी विषय पर कोई भी बिल संसद में नहीं लाती है। संसद में बिल लाइए, सकारात्मक सोच देश के की जनता साथ लेकिन हम चर्चा करेंगे और उस पर और जानती भी है, समझती भी है। अगर देश की सबसे पुरानी पार्टी को उखाड़ कर फेंक सकती है और 40 के आंकड़े पर लाकर खड़ा कर सकती है, तो देश की सबसे आज की तारीख में जो ताकतवर पार्टी है वो अपने वादों पर कितना खरा उतरती है, ये भी लगातार जनता की
जो आकलन है वो बनता रहेगा, होता रहेगा, देखा जाता रहेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर राजनीतिक दलों के पैसे में पारदर्शिता लाने का साहस सरकार दिखाएगी, ऐसा कम से कम आज के बीजेपी के जो मेहमान हैं उनकी बातचीत से नहीं लगता कि जल्दी आने वाला है। हालांकि जिस तरह से चुनाव आयोग ने सुझाव दिए हैं, और क्या वाकई में इतना साहसी कदम नरेंद्र मोदी उठा पाएंगे, ये आने वाले दिनों में बड़ा सवाल बनकर आएगा। बहरहाल मुझे अभी छोटा सा ब्रेक लेना होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम हर दिन कहते हैं देश की बात बेटियों के सम्मान के बिना अधूरी है। तो क्यों कहते हैं? देश की पुलिस के कंधे पर जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनाए रखने की, और उस पुलिस फोर्स को ट्रेनिंग देने का काम होता है आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में, हैदराबाद की राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी में। तो आइए आज आपको लेकर चलते हैं नेशनल पुलिस एकेडमी की पहली महिला निदेशक से मिलवाते हैं, अरुणा बहुगुणा, जो आपके शहर की खाकी वर्दी वाले बड़े अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का काम करती हैं। 1979 बैच की आईपीएस ऑफिसर, सीआरपीएफ की पहली महिला स्पेशल डायरेक्टर जनरल भी रह चुकी हैं। 58 साल की अरुणा बहुगुणा देश की 12वीं महिला आईपीएस हैं, जिनकी पहली पोस्टिंग चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में बतौर सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में हुई थी। हैदराबाद से पढ़ाई करने वाली ये बेटी पियानो बजाने का शौक भी रखती हैं और फरवरी 2017 में रिटायर हो रही हैं। बेटियों के हक और उन्हें आगे बढ़ाने पर निरंतर प्रयास करने वाली अरुणा ने हाल ही में डीजी कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, हैदराबाद में इन्हीं के नेतृत्व में हुई थी, जहां प्रधानमंत्री ने खुद आगाज किया था। ऐसी बेटियों पर देश को स्वाभिमान है और हमें उन पर अभिमान है। तो देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन इस कार्यक्रम को अगर आप देखना चाहते हैं तो फेसबुक पर लाइव देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, प्रदेश 18 की वेबसाइट पर देख सकते हैं और अपने सुझाव दे सकते हैं। इस वक्त मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।